हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमने देखा कि प्रोमिसरी नोट और उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 3 है। इसके अंदर हम कवर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो नेगोशिएबल एक्ट 1881 की सेक्शन 5 के अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, और वो क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसके साथ कोई कंडीशंस अटैच नहीं होती किसी भी टाइप की। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और इसको साइंड कौन करता है, मेकर। मेकर कौन है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। और वो क्या डायरेक्ट करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है। क्या डायरेक्ट कर रहा है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या करना है उसको, सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करना है। किसको करना है, ड्रोअर को करना है, या फिर सर्टेन पर्सन को करना है उसके ऑर्डर पर। और या फिर वो क्या करेगा, जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जो उसका बेयरर होगा, उसको ये क्या करेगा, मनी पे करेगा। सो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक सेलर ने सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स करी बायर को, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ कर दिया। उसके लिए मीन्स क्या होगा, एक लाइबिलिटी होगी ना बायर के लिए, कि उसको पे करना है वो 50,000 का अमाउंट। तो उसने क्या कर दिया, सेलर ने ड्रॉ कर दिया एक बिल। तो वो सेलर क्या हो गया हमारा, ड्रोअर। सेलर क्या हो गया, ड्रोअर, ठीक है। और उसने किसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, बायर के नाम पे, तो वो क्या हो गया, ड्रॉई। तो सेलर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा और बायर के नाम पे, और उसे दे देगा। तो बायर क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या बन जाएगा, बायर एक्सेप्टर, ठीक है। अब मान लो सेलर ने पैसे देने हो मिस्टर वाई को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो, बायर को मुझे पेमेंट करनी है, वो मेरे बिहाफ पे सीधा आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने आफ्टर अ सर्टेन पीरियड किससे डिमांड करी पेमेंट, बायर से, ठीक है। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सेलर ने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको ट्रांसफ़र कर दिया था, मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई क्या बन गए, मिस्टर वाई बन गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के होल्डर, और एक्चुअल अमाउंट किन्हें मिल रही है, मिस्टर वाई को। तो वो उसके क्या हो गए, पेई भी हो गए, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। तो इसी से ही हमारे क्या भी निकल के आ रही है, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहली पार्टी थी ड्रोअर, ठीक है। सेकंड ड्रोई या फिर एक्सेप्टर कह सकते हैं। और थर्ड था हमारा जिसके पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, होल्डर था जो उसका, और जिसको अमाउंट मिली, तो वो क्या बन जाएगा, पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डाला है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है। तो देखिए, इसके ऊपर एक सर्टेन सम ऑफ मनी लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, और उसने क्या लिखा हुआ है, ऑन डिमांड टू पे श्री हेमचंद गुप्ता। हेमचंद गुप्ता को क्या करना है, पे करना है। कितनी मनी लिखी हुई है, स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट को उसमें मेंशन किया गया है कि 10,000 मनी को उसको पे करना है। किसको पे करना है, जय भगवान को, और उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, नीचे एक स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारा असेंशियल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक प्रॉपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्टली क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये कैसा, इस राइटिंग में होना चाहिए, और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता, या मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तब दूंगा, या फिर वो कहे कि अगर इसकी डेथ होगी तो मैं उसके बाद दूंगा। ऐसा कुछ कोई कंडीशन इसके साथ अटैच नहीं होती है। और ये एक क्या है, ऑर्डर लेटर है। इसमें हम कोई रिक्वेस्ट नहीं
कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन डेट मुझे पे करनी है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर किसके सिग्नेचर्स होते हैं, ड्रोअर के, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था। तो इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रोअर, ठीक है, व्हेन ही मेक्स इट, और इसके साथ साथ इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, इसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए किसकी, ड्रोई की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है और उसके अंदर लिखा भी होता है जितने भी मनी उसको पे करनी होती है। एक स्पेसिफिक पर्सन को ये पेमेंट मिलती है, जैसे या तो होल्डर को मिलेगी। होल्डर कौन हो सकता है, ड्रोअर भी हो सकता है, अगर उसने किसी और को ही ट्रांसफ़र नहीं किया तो उसका होल्डर ड्रोअर भी हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन डेट ऑफ पेमेंट। ये क्या कहते हैं, एक आफ्टर 3 मंथ्स एक सर्टेन डेट पर इसकी वैल्यू को पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प्ड, इसके साथ एक स्टैम्प लगी होती है इसके ऊपर। एंड नेक्स्ट है हमारा वैल्यू रिसीव्ड। वैसे ही प्रेफर किया जाता है कि हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखें द वैल्यू रिसीव्ड। वैसे इसके लॉ के द्वारा ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, पर हमें लिखे तो ये प्रेफर किया जाता है। आई होप आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे चेक, कि एक चेक क्या होता है। तो चेक क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, मीन्स उसको भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, ड्रोन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अब देखो, ड्रोअर तो उसमें क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो एक स्पेसिफिक पर्सन पे बन रहा था, है ना, लेकिन ये क्या होता है, स्पेसिफाइड बैंकर पे होता है ड्रोन। तो ये स्पेसिफाइड बैंकर, जो भी बैंक होगा वो क्या बन जाएगा, ड्रोई, जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं, चेक है, ड्रॉ किया गया है। एंड नोट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसको हम कैसे पे करते हैं, डिमांड पर पे करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये 2 टर्म्स क्या हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कि देखो, पहले क्या होता था, हम जैसे मेरा एक्सिस बैंक, आपने मुझे एक्सिस बैंक का चेक दिया और मेरा अकाउंट है HDFC में, ठीक है, तो मैं जाऊंगी तो उस चेक को लेके HDFC में जिसमें मेरा अकाउंट है, लेकिन वो चेक किसका है, एक्सिस बैंक का। तो उसको क्या करना होता है, क्लियरिंग हाउस से क्लियर कराना होता है। तो जो HDFC बैंक है वो पहले अपने हेड ऑफिस के पास उस चेक को भेजती है। तो जब फिज़िकल फॉर्म में चेक होते थे तो उसके लॉस्ट होने का, उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो इसलिए हमारे इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक चेक का, जिसके अंदर इमेज क्लिक की जाती है चेक की डिजिटली, और उसको आगे डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे क्या हो गया, तो फिर जो चेक है वो क्लियरिंग हाउस के द्वारा के पास जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहुंचता है और उसको वो क्लियर कर देता है आफ्टर फॉर्मेलिटीज़। तो वो क्या हो जाता है, ट्रंकेटेड चेक हो जाता है जब चेक क्लियर हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, उसके अंदर प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ऐसे हमारा जो है चेक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, एसेंशियल्स ऑफ चेक। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन में ही देखा कि चेक क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो सबसे पहले क्या है, इसके ऑल एसेंशियल्स क्या है, ऑल रिक्विजिट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेक्टरिस्टिक्स करे थे वो इस सारे इसके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा हमने क्या देखा, ये किसके ऊपर ड्रोन होता है, एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये पेबल ऑन डिमांड होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था, पेबल ऑन ऑर्डर था, पर चेक क्या है, पेबल ऑन डिमांड है। और चेक के ऊपर कोई स्टैम्प नहीं लगी होती है और इसको हमें पहले एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा कि उसमें पहले क्या होता है, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा चेक के केस में नहीं है। पेबल टू बियरर, जिसके पास भी वो चेक होगा उसे वो मनी मिल जाएगी। साइंड बाय ड्रोअर, जो ड्रोअर है वो उस चेक को साइन करता है। पेबल इन मनी, ये हमारे मनी वैल्यू में रिसीव्ड होता है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो ये हमें रुपी में रिसीव होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड।
हमारे इंडिया में 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें चेक बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है। अगर उसके बाद हम करते हैं तो वो चेक क्लियर नहीं होगा। 3 डेज़ ऑफ ग्रेस तो हमें मिलते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन उसके बाद वो चेक क्लियर नहीं होता है। एक चेक को हम देख भी लेते हैं। तो देखो, ये एक चेक ऐसा दिखता है, इसका स्पेसिमन है। यहाँ पर हम डेट डालते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में, इधर पे करते हैं जिसको पे करना है। अगर हम सेल्फ खुद के लिए चेक काट रहे हैं तो हम यहाँ पे, जहाँ पे ये मिस्टर महेश कुमार का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ। ठीक है, अगर हम खुद के लिए चेक काट रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक वैल्यू में, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में हम रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ सिग्नेचर भी लिखा होता है, उसके ऊपर हमें साइन करना होता है। अगर हम नीचे करेंगे तो वो वैलिड नहीं होता, हमें ऊपर साइन करना होता है। और ये नंबर होते हैं, ये होता है हमारा चेक नंबर, ये होता है हमारा MICR नंबर, और इधर एक RBI अकाउंट नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। और हाँ, ये हमारा होता है ट्रांजैक्शन ID। तो आई होप, इसके अलावा एक चीज़ आपकी और भी रह गई है कि अगर ये 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं, कि किस लिए की गई हैं। अगर आप चाहते हो कि जो बियरर है उसको कैश में अमाउंट ना मिले, उसके अकाउंट में जाए, तो हम यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब होता है कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। हम इसके अंदर लिख भी सकते हैं अकाउंट पे ओनली, बट 2 लाइन्स भी सफिशिएंट हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। तो ये था हमारे चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।